अस्सलामुअलैकुम। बहुत माजरत, तबीयत बहुत ख़राब रही तो एपिसोड सेंड नहीं कर पाई। खैर, अब तबीयत बिल्कुल बेहतर तो नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक बेहतर है। दुआ करें मेरे लिए। वैसे तबीयत ठीक रही तो कल फिर एपिसोड दूंगी। क्या ख्याल है, होनी चाहिए ना सज़ा के तौर पे कल फिर एपिसोड? चलिए कमेंट करके बताइएगा। आबरू किस्त नंबर 30 ईमान फातिमा। वो घर पहुंचा तो वर्दा का मिजाज काफी बिगड़ा हुआ था। किया हवा मेरी जान को, वो इसके रुखसार को छूते हुए बोला तो वो इसका हाथ झटकती उठकर विंडो के पास चली गई। आप जानते भी थे कि आज इस लड़की का निकाह था और रोहिल बहुत अफसरदा था, लेकिन इसके बावजूद आपने घर ना आने की कसम खाई थी। वर्दा तब कर बोली। रलीकस मेरी जान, किया हो गया है? रोहिल ने कोई बात की किया? हुमायूं ने खौजते अंदाज में पूछा। बात किया करनी थी, इन्होंने खाना तक नहीं खाया। वोट, उसने खाना नहीं खाया? जी हूँ, और बाबा भी उनकी हालत पे इस कदर परेशान थे कि इन्होंने भी 2-3 नवाला लेकर हाथ खींच लिया। वो मुंह लटका कर बोली। ओबू मेरी जान ने सबको अफसरदा देखकर खुद भी नहीं खाया होगा। वो उसे बाहों में भरते हुए बोला। तो और की करती, पता भी है मैं कितना चाहती थी कि वो मेरी देवरानी बने, लेकिन किया? हुमायूं अपनी मुस्कुराहट जब्त करते हुए बोला। लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता ना, अब तो किसी और के साथ रुखसत हो गई। वो अफसरदा लहजे में बोली तो हुमायूं के लबों पे मुस्कुराहट गहरी हो गई। वैसे अब भी कुछ नामुमकिन नहीं है, आप अब भी उसे अपनी देवरानी बना सकती हैं। अब कैसे बना सकती हूँ, वो तो किसी और की देवरानी बन गई ना। वर्दा मुंह बसूर कर बोली। मेरी जान, देवरानी बनने के लिए किसी की बीवी बनना जरूरी होता है ना, तो जब वो किसी की बीवी नहीं बनी तो देवरानी कैसे बन सकती है? हुमायूं इसकी थोड़ी से थामते हुए मुस्कुरा कर बोला। वोट किया, उसकी शादी नहीं हुई, लेकिन कैसे हुआ ये सब? वर्दा ने एक्साइटेड अंदाज में पूछा। आपके शौहर ने ये सब किया है? तफाखर भरे अंदाज में बोला तो वर्दा ने हैरानगी से उसे देखा। किया वाकई? प्लीज मुझे सब बताइए कि आपने ऐसा किया कि ये शादी टूट गई। वर्दा नहीं बेचैनी भरे अंदाज में पूछा। मेरी जान, ये सब कुछ बताऊंगा, लेकिन फिलहाल सबको डाइनिंग हॉल में इकट्ठा करके खाना खाते हैं और फिर बीच में ही बात करता हूँ सबसे, साथ में उसे आपकी देवरानी बनाने के बारे में भी बात कर लेंगे। क्या ख्याल है? बहुत अच्छा ख्याल है, वर्दा ने पुरजोश अंदाज में कहा। और हुमायूं ने सबको इंटरकम पे डाइनिंग हॉल में जमा किया। खुशखबरी है आप सब के लिए। कैसी खुशखबरी? अली हसीन ने चौंक कर पूछा, मगर रोहिल अभी भी गायब दिमाग सा प्लेट चम्मच घुमा रहा था। रमला की बारात वापस चली गई है, हुमायूं ने रोहिल की तरफ देखते हुए कहा तो रोहिल ने बेयकीनी से उसे देखा। वोट? लेकिन कैसे? अली हसीन ने पूछा। हुमायूं ने जब सारी बात बताई तो सबके चेहरे मुतगिर हो गए। इस्तगफिरुल्लाह, कैसा घटिया आदमी है ये ज़ैद काज़मी। तुमने कहना था ना कि अपनी तरबियत देख ली, जिस पे बड़ा फख्र था। अब तो वो घटिया आदमी कुछ बोला नहीं होगा। खैर, मुझे तो बहुत खुशी है कि वक्त भी इस बच्ची की ज़िंदगी ख़राब होने से बच गई। अली हसीन बोले। आप लोगों से एक और बात करनी थी मुझे। हाँ करो ना, अली हसीन ने अब की बार रग़बत से खाते हुए कहा। राफ़े काज़मी ने दोबारा से रिश्ता कायम करने की इल्तिजा की है। हुमायूं आहिस्ता से बोला। तो तुमने फ़ौरा से इनकार कर देना था। मैं तो हरगिज़ उस शख्स की शक्ल नहीं देखूंगा जिसने मुझे इस कदर बेइज्जत किया।
और मानता हूँ कि इस बच्ची का कोई कसूर नहीं था, लेकिन उसने मेरे बेटे का किसी हद तक दिल दिखाया है और मैं उसे अपने बेटे के काबिल नहीं समझता, अली हसीन ने जज्बाती अंदाज में कहा। बाबा, अब आप जज्बाती हो रहे हैं। मैं मानता हूँ कि उन लोगों की गलती थी, लेकिन इस बात को भी तो हमें देखना है कि हमारा रोहेल कैसी जिंदगी जी रहा है, इसके बिना अधूरा है। वो गुमसम से बैठे रोहेल को देखकर बोला तो अली हसीन ने भी बगौर उसे देखा। अगर रोहेल राजी है तो फिर मैं सोच सकता हूँ, अली हसीन ने कहा। लेकिन मुझे इस बेवफा लड़की से शादी नहीं करनी, रोहेल ने सपाट लहजे में कहा। ये क्या बात हुई, जब इससे शादी नहीं करनी थी तो आज उसकी शादी के दिन इतने अफसरदा क्यों थे, यहाँ तक कि तुम्हें अफसरदा देखकर मेरी बेगम साहिबा रोने लग गई। अब मेरी बीवी का दिल तोड़ना चाहते हो क्योंकि ये दिल से उसे देवरानी मानने लगी है। हुमायूं ने आखिर पे शरारती अंदाज में कहा तो सबके चेहरों पे मुस्कुराहट तैरने लगी। ठीक है, मैं इससे शादी के लिए रेडी हूँ, लेकिन इन्हें बता दीजिएगा कि अगर शादी में मेरी फैमिली के साथ किसी भी किस्म की कोई बदतमीजी की गई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। रोहेल ने अपना फैसला सुनाया तो जैसे सबके चेहरे खल उठे थे। हुमायूं ने उसी वक्त राफे को मैसेज करके ये खुशखबरी बताई तो इसका फौरा कॉल आ गया। मैं बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहा था कि जल्द अज जल्द आपकी तरफ से जवाब आए और देखिए मेरी दुआ कबूल हो गई। मैं बहुत बहुत खुश हूँ, मानो ऐसा लग रहा है कि मेरे सर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। मेरी गुड़िया के लिए आपकी फैमिली से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। बहुत अजीम लोग हैं आप, राफा जज्बाती और पुरजोश अंदाज में बोलता चला गया। अरे अरे, अब आप इतनी भी तारीफें ना कीजिए कि हम इस तारीफ से फट जाएं। हुमायूं बुज़ला सनज अंदाज में बोला तो दूसरी तरफ राफा हक़ा लगाकर हंस पड़ा। चलिए फिर कल मुलाकात होती है, राफा ने कहा। जी बिल्कुल, मेरी तरफ से आपको फैमिली समेत दावत है तो आप कल हमारे ग्रैंड होटल ज़रूर आइएगा ताकि रंग पहनाई की रस्म फिर से निभा ली जाए, हुमायूं ने कहा। ये तो आपने बिल्कुल ठीक बात कही, हम जरूर पहुंचेंगे, राफा ने कहा और फिर कॉल काटकर हुमायूं सबकी तरफ मुतवज्जह हवा जो कि उसे खुशमगी निगाहों से देखने लगे थे। वॉट? इसने कंधे उचका कर पूछा। किया है ये सब? मंगनी की रस्म भी खुद तय कर ली? यार मुझसे तो पूछ लेते, अली हसीन तब कर बोले। मंगनी तो पहले ही हो चुकी है और अब ये बस एक रस्म करनी है तो वो बस मैंने कहा निभा लें और साथ में ही शादी की तारीख भी रख लेते हैं। बड़ी ईद के बाद की डेट रखें कोई या अभी कुछ अरसा ठहरना है? हुमायूं ने रोहेल से पूछा। मैं चाहता हूँ कि शादी अभी चंद दिनों में ही हो जाए, मैं ईद से पहले शादी करना चाहता हूँ, रोहेल ने आहिस्ता से कहा। अहमम बड़े बेसब्र हो रहे हो भई, हुमायूं ने उसे छेड़ते हुए कहा कि वो हल्का सा मुस्कुराता उठकर खड़ा हो गया। चलें भई बेगम साहिबा, अब तैयारी कर लीजिए अपनी देवरानी के इस्तकबाल के लिए क्योंकि आपकी ख्वाहिश तो अल्लाह ने बड़ी जल्द पूरी कर दी है। हुमायूं ने वर्दा को छेड़ते हुए कहा तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। बिल्कुल तैयारी शुरू करूंगी, मैं तो इस कद्र खुश हूँ कि फाइनली मैं जेठानी बनने वाली हूँ, वो एक्साइटेड अंदाज में बोली। रियली, अब इस खुशी में अपने शौहर को ना भूल जाना, वो उसकी एक्साइटमेंट पे मुस्कुरा कर बोला। फिक्र मत कीजिए, आप कोई भूलने वाली चीज थोड़ी है, जिनको कौन भूल सकता है, वो कुर्सी घसीट कर उठते हुए शरारती अंदाज में बोली। देख ले, अब आपकी बहू मेरी गुस्ताखी कर रही है, उसने राबिया को मुखातिब करते हुए कहा। ये तुम दोनों मियां बीवी की आपस की बात है जिसमें हम दोनों नहीं पड़ने वाले तो प्लीज हमें घसीटने की ज़रूरत नहीं है, राबिया ने फौरा कहा तो उसने मुंह फैलाकर अली हसीन को देखा।
वैसे हमारे बहू तुम्हारे बारे में बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि हो तो तुम जिन ही अब देखो ना खुद को, दिन में ना जाने कितने काम करते हो और फिर शिकवा भी कोई नहीं करते। अब मुझे तो कभी कभार ऐसा ही लगता है कि तुम्हारे अंदर जरूर कोई जिन है, अली हसीन ने कहा। बहुत अच्छे, यूं तो सारे के सारे ही उसकी तरफ हो गए हैं और मुझ बेचारे का साथ कौन देगा। हमारा साथ कोई भी नहीं देगा। अब तुम पर भी और इस घर पे भी हुकूमत लेडीज की है और लेडीज जो बात कहेगी वही सच होगा, हसीन ने कंधे उचका कर कहा। कोई नहीं अब आपका वक्त है, मेरा भी वक्त आएगा, वो सरदार भरते हुए बोला तो सब बेख्तियार हंस पड़े। चले अब मजाक बंद और आराम कीजिए सब, अली हसीन ने उठते हुए कहा तो हुमायूं भी वर्दा का हाथ थामकर अपने रूम की जानिब बढ़ गया। रमला गुमसुम सी लेटी छत को घूर जा रही थी और आंसू आंखों से निकलकर बालों में जज्ब हो रहे थे। दरवाजा ना होने पे वो जल्दी से सीधी हुई और अपने चेहरे को टिश्यू से साफ किया। गुड़िया मैं अंदर आ जाऊं? राफे की आवाज सुनाई दी। जी भैया आ जाएं, उसने सीधे होकर बैठते हुए कहा तो राफे दरवाजा खोलता अंदर दाखिल हुआ। तुम रो रही थी? राफे ने इसके सामने बैठते हुए संजीदगी से पूछा। तो मैं क्या करूं भैया, आप जानते हैं कि भाभी मुझे किया किया बलीम कर रही है, मेरे किरदार पे कीचड़ उछाला जा रहा है, मैं बेकसूर होते हुए भी कसूरवार ठहराई गई हूँ, ये मुझे घर एक जिंदान की तरह लग रहा है। वो बोलते बोलते अपना चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो दी। बस ये तकलीफ ये दर्द बस कुछ दिन के लिए है क्योंकि तुम इस जिंदान से रिहाई पाने वाली हो। तुम उन लोगों में जा रही हो जो तुम्हारी इज्जत व आबरू का अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखेंगे। राफे की बात पर उसने अपना झुका हुआ सर उठाकर नना समझी से देखा। मतलब मेरी गुड़िया, हुमायूं साहब का फोन आया था और वो और उनकी फैमिली इस रिश्ते को दोबारा से जोड़ना चाहते हैं। और रूहेल? इसने धड़कते दिल से पूछा। इसकी रजामंदी ही से हम हुई है क्योंकि हुमायूं साहब ने कहा था कि अगर वो राजी होगा तो सब राजी होंगे। बस कल हमें इन्होंने पार्टी पे बुलाया है, वहाँ पर दोबारा से रंग पहनाई होगी तुम्हारी और साथ ही दिन मुकर्रर कर लेंगे कि किस दिन वो तुम्हें रुखसत करके लेके जाने वाले हैं। राफे की बात पे इसकी कैफियत ऐसी थी जैसे किसी बेआसरा को साइबान मिल गया हो। वो फिर से अपना चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो दी। लो अब किया हवा, अब तो खुशी की बात थी, हंसना था और तुम रो रही हो। मैं नाला ज़र्फ लोगों के काबिल नहीं हूँ, खास तौर पे रोहेल के। मैंने कितना बुरा किया उनके साथ मगर वो आज भी मुझे बगैर किसी शिकवे के अपना रहे हैं। रूहेल की मोहब्बत का जवाब मैंने कभी मोहब्बत से नहीं दिया लेकिन वो आज भी अपनी मोहब्बत साबित कर गया। मैं उनकी मोहब्बतों का कर्ज कैसे चुकाऊंगी भैया? वो नम लहजे में बोली। मोहब्बत से इस घर के हर हर फर्द की इज्जत का ख्याल रखकर, राफे ने कहा। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं कभी उनका कभी मान ना तोड़ूं। जा बच्चा, मेरी सारी दुआएं तेरे साथ हैं। राफे ने इसके सर पे हाथ रखकर भारी लहजा करते हुए बुज़ला सनज अंदाज में कहा तो वो रोते रोते हंस दी। ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो, अच्छी लगती हो। खैर मैं जरा मुंह को भी बताऊं, राफे ने कहा और बाहर निकल गया। कुछ देर गुजरी तो जुबैदा अंदर दाखिल हुई तो रमला उनकी सोजी आंखें देखकर तड़प उठी। मम्मी! वो बेताब होकर उनको पुकारती गले लगाने लगी मगर जुबैदा ने हाथ उठाकर रोक दिया। आज तक तुमने कोई बात तो मानी नहीं मेरी वैसे, लेकिन फिर भी बड़ी उम्मीद से आई हूँ कि जब तक यहाँ हूँ तो इस कमरे से बाहर मत निकलना। कल तुम्हारी मंगनी है तो वहाँ जाना लेकिन हम में से किसी से उम्मीद मत रखना, जुबैदा ने खुश्क लहजे में कहा।
आप मुझसे नाराज हैं तो गुस्सा कर लीजिए, मगर यूं मुझे अकेला मत छोड़िए। मेरा वाहिद रिश्ता आप है जिनसे जीती हूँ, वो उनके कदमों में बैठते हुए बोली। और वही रिश्ता तुमने खाक में मिला दिया रमला, काश तुमने मुझे पहले दिन से ज़ैद की हरकतें बताई होती तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। कितनी बदनामी हुई तुम्हारे मामू की इसका अंदाज़ा भी नहीं तुम्हें, और सबसे बढ़कर रूहाना, कासिम, उम्र जैसे गुमसम से हो गए। रूहाना तो समझा लेगी मगर वो मासूम बच्चे कैसे संभालेंगे, ये कभी सोचा तुमने? जुबैदा तल्ख लहजे में बोलती चली गई और वो सर झुकाए आंसू बहाती जा रही थी। खैर, जिस दिन तुम इस घर से जाओगी तब यकीना बहुत सुकून होगा, ज़ैद की ज़मानत भी हो जाएगी और मैं इन सब को लेकर इस शहर को ही छोड़ जाऊंगी। जुबैदा की बात पे उसने बेयकीनी से इन्हें देखा। सरईसली मम्मी, मुझे यकीन नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा कि आज आप में डैड बोल रहे हैं। रमला बची ही थी और उसने जो कुछ किया सिर्फ और सिर्फ डर, खौफ की वजह से किया और इसका साथ देने की बजाय ये कर रही आप। मैं तो किसी भी हाल में ज़ैद को नहीं रहा होने दूंगा, मेरा वादा है कि वो जो कर चुका है उसकी सज़ा इसे मिलेगी। राफा ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। तुम्हारा भाई है वो, ये कुछ नहीं लगती तुम्हारी। ये मेरी बहन है, आप ही ने सबक पढ़ाया था बचपन में। मेरे बहन भाई में से जो गलत होगा उसे सज़ा और जो सही होगा उसे इंसाफ दिलाना ये फ़र्ज़ है, और फ़र्ज़ के आगे रिश्ते नहीं देखे जाते। आप भले रमला का साथ छोड़ दी मगर उसका भाई अपनी आखिरी सांस तक इसका साथ देगा, राफा ने सर्द लहजे में कहा। जो करना है करो, जुबैदा गुस्से से बोलती उठकर बाहर निकल गई। रमला राफा के सीने से लगी फूट फूट कर रो दी। मैं हूं ना मेरी गुड़िया, बिल्कुल परेशान मत होना, राफा ने इसका सर थपथपाते हुए कहा तो वो आंसू साफ करती पीछे होकर बैठ गई। मीना अपनी बेगम साहिबा के लिए बड़ा खूबसूरत सूट लाया था मगर उसे पूरा नहीं था। मोटी हो गई है ना थोड़ी सी, तो अब ये तुम पहनना, राफा ने मेज पे रखा बॉक्स उठाकर उसे थमाते हुए कहा। इसने बॉक्स खोला तो अंदर एक वाइट कलर की शेफून की फराक चूड़ीदार पाजामा के साथ थी और साथ दुपट्टा था जिसके किनारे पे गोल्डन सिल्वर ज़िगज़ैग पैकू हुई थी। कैसा लगा ये सूट? राफा ने पूछा। बहुत अच्छा है, पहली बार पहनूंगी ऐसा सूट, तो पता नहीं मुझ पे सूट करेगा कि नहीं। वो उस नरम मुलायम कपड़े पर हाथ फेराते हुए बोली। बहुत अच्छा लगेगा, वो उसका रुखसार थपथपाकर बोला और फिर उठकर बाहर चला गया। अगले दिन उसे फरीहा ने अपने हाथों से तैयार किया और वो राफा की फैमिली के साथ होटल के लिए रवाना हो गई। वो लोग वहां पहुंचे तो होटल के गेट पे हुमायूं और वरदा उनका इंतजार कर रहे थे और इन्होंने पुरतपाक वेलकम किया और इन्हें ले सेकंड फ्लोर पे बकट जबल रूम में ले आए। इन्हीं लॉन्ग एरिया में बैठा कर हुमायूं कॉल करने बाहर निकल गया और कुछ देर के बाद वो वापस आया तो उसके साथ अली हसीन, राबिया और रोहेल भी थे। अली हसीन और राबिया भी उसे बड़े अच्छे अंदाज में मिले लेकिन वो दुश्मन जान इस पे एक निगाह डालकर काफी का मग ले साइड पे बैठ गया था। अच्छा, पहले अब लोग डिनर लेंगे कि पहले रंग पहनाई की रस्म पूरी कर लें? हुमायूं ने पूछा। मेरे ख्याल में तो पहले रंग पहनाई ही कर लेते हैं फिर इसके बाद डिनर करते हैं, राफा ने कहा। फिर इन्हें एक साथ सोफे पे बैठाया तो रमला ने निगाहें उठाकर रोहेल को देखा तो इसकी आंखों में अजीब सर्द सा तासुर महसूस करके इसका दिल बेचैन सा हो गया। चलो भा रंग पहनाओ, हुमायूं ने रंग वाले केस उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। रमला ने अपना हाथ आगे किया तो रोहेल ने उसे थामते हुए रंग पहनाई और फिर रमला ने उसे रंग पहनाई। हुमायूं ने मोबाइल पे ही उनकी पिक्स ली। अच्छा राफा साहब, शादी का क्या इरादा है? हुमायूं ने पूछा।
मैं नेक्स्ट वीक वापस जा रहा हूँ और मैं वापस जाने से पहले पहले अपनी गुड़िया को आप लोगों के सुपुर्द करके मुतमईन होकर जाना चाहता हूँ, राफा ने कहा। हूँ तो चलें फिर 3 दिन बाद मेहंदी और निकाह का फंक्शन रखते हैं और अगले दिन रुखसती करवा कर अपनी अमानत आपसे ले जाएंगे, क्या ख्याल है आपका बाबा और रोहेल? इसने बारी बारी उनसे पूछा। जैसे आपको मुनासिब लगे बरू, रोहेल ने संजीदगी से कहा। फिर पूरे डिनर में भी रोहेल ने उसे एक बार भी नहीं बुलाया था और इसकी खामोशी पे रमला बहुत अलझती जा रही थी। रूहेल रमला को इस वाइट ड्रेस में देखकर एक पल के लिए mesmerized जरूर हुआ था, मगर जल्द ही वो अपने तासुरात छुपा गया था और रमला की निगाहें इस पूरे डिनर के दौरान वो अपने चेहरे पे महसूस कर रहा था, लेकिन वो अनजान बना रहा और यहाँ तक कि वो लोग वापस चले गए। अब बता क्या मसला है? हुमायूं ने घर आकर इससे पूछा। कोई मसला नहीं, आपको ऐसा क्यों लगा मुझे मसला है? रूहेल ने हमवार लहजे में कहा। फिर रमला से कोई बात क्यों नहीं की? क्या बात करता बरू, इतना कुछ हो गया, अब सब नॉर्मल होते वक्त तो लगेगा ना, वो हुमायूं की बात के जवाब में बोला। हूँ ये तो है, अल्लाह करे तुम्हारे और इसके बीच जल्द अज जल्द सब ठीक हो जाए, हुमायूं ने इसके कंधे पे थपकी देते हुए कहा और उठकर अपने रूम की जानिब बढ़ गया। अगले 2 दिन तो शॉपिंग और बाकी तैयारियों में यूं पलक झपकते गुजर गए थे और आज फाइनली मेहंदी और निकाह था, जिसका अरेंज काज़मी हाउस में ही सादगी से रखा गया था। वो लोग जब पहुंचे तो आज भी सिर्फ राफा की फैमिली थी और इसके अलावा कोई नहीं था, मगर निकाह के टाइम आरिफ काज़मी आए थे और बतौर गवाह दस्तखत करके वो उसी वक्त चले गए। अकचुअली सब लोग रमला को बलीम करने लगे हैं तो कोई भी इससे बात नहीं करता, राफा ने शर्मिंदगी भरे अंदाज में कहा तो रोहेल ने रमला को देखा जो कि मिल्टी कलर के लहंगे और ऑरेंज करती में सोगवार सी बैठी बहुत हसीन लग रही थी। क्या मैं रमला से अकेले में मिल लूं? आई मैं बाहर ले जा सकता हूँ, रोहेल ने कहा। अरे बिल्कुल तुम्हारी अमानत है, ले जाओ, राफा ने मुस्कुरा कर कहा तो रोहेल रमला का हाथ थामे बाहर ले आया और उसे गाड़ी में बैठाकर वो अपने होटल आया। इसके मैनेजर ने उसे स्पेशल रूम की कीज दी और वो रमला को ले इस रूम में आया तो रमला इस रूम की सजावट देखकर mesmerized हो चुकी थी। कैसा लगा सरप्राइज मिसेस रोहेल शाह? वो उसे पीछे से बाहों में भरते हुए इस कान के करीब गंभीर लहजे में बोला। बहुत अच्छा है, वो शर्माई घबराई सी बोली। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? बहुत हूँ, और तुम्हें क्या लगता मुझे नहीं होना चाहिए? खैर प्यार तो मैंने किया था तो सजा पा ली, वो बोलते हुए उसे छोड़ता विंडो के पास जाकर खड़ा हो गया। मैं भी तुमसे मोहब्बत करने लगी थी, मगर कुछ कह नहीं पाई, वो उसे पीछे से हैग करते हुए नम लहजे में बोली तो रोहेल की आंखों में अजीब सी चमक दौड़ी। करती हो प्यार तो साबित करो, वो उसकी तरफ मुड़ते हुए बोला। कैसे साबित करना होगा? वो निगाहें झुकाए आहिस्ता से बोली। आज ही मेरा हक मुझे देकर, रोहेल की बात पे उसने आंखें उठाकर बेयकीनी से उसे देखा। ये आप क्या कह रहे हैं? कल हमारी रुखसती हो तो रही है, वो लब कुचलते हुए बोली। यही बात मैं कहूँगा कि जब कल रुखसती हो रही है तो फिर आज ही मुझे मेरा हक देने से क्यों डर रही हो? एतबार नहीं है मुझ पे? वो उसकी ठोड़ी से थामकर चेहरा ऊपर करते हुए बोला। नहीं ऐसी बात नहीं है, मगर मुझे डर लग रहा है कि अगर किसी को कुछ पता चला तो चलने दो पता, हम गुनाह करने जा रहे हैं क्या? खैर मुझे मालूम था कि तुम्हें मेरे जज्बात की कोई परवाह नहीं है,
बैठो, तुम भी चाय मंगवाता हूँ तो पी कर निकलते हैं। वो इससे रुख फेराते हुए बोला तो वो जल्दी से उसे पीछे से हग कर गई। प्लीज मुझसे नाराज मत हो, मेरे अंडरस्कोर वाहिद जीने की वजह तुम हो, तुम्हें मैं अपने सारे हुकूक सौंपते हूँ। वो उसकी पीठ से लगी हिचकियों के दरमियान बोली तो रोहिल के लबों पे अजीब सी मुस्कुराहट तैरने लगी जिसे जब्त करता वो संजीदगी तारी करता उसकी तरफ मुड़ा तो उसके शफाफ चेहरे पे शबनमी कतरों की तरह चमकते आंसू देखकर वो जैसे mesmerized सा हो गया और बेख्तियार अपने लबों से उन आंसुओं को चुनता उसे गोद में उठाए बेड की जानिब बढ़ गया। वो उसे बेड पे बैठाते हुए खुद भी इसके पहलू में बैठकर उसे बाहों में भर गया। वो एक दूसरे के कुर्बत में खोए थे और रोहिल इस पे अपनी दीवानगी बरसाता चला गया। फोन बजने पे वो दोनों होश की दुनिया में आए। रूहेल इसका माथा चूमता उठकर मोबाइल पे कॉल रिसीव करता ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया। कुछ देर में वो उसे ले घर वापस चल दिया। इसे अंदर तक छोड़कर वो अपने घर की जानिब बढ़ गया। आज काफी दिनों के बाद बड़ी सुकून की नींद आई थी और वो बेड पे गिरते ही सो गया। अगले दिन वो दोपहर को उठकर जिम के लिए चला गया और काफी लेट घर पहुंचा तो हुमायूं बेचैन सा इधर इधर घूम रहा था। कहाँ थे तुम, आज बारात है तुम्हारी, ड्रेस आ चुका है तो जल्दी से तैयार हो जाओ फिर सुहराबंदी है तुम्हारी, हुमायूं बिना रुके बोले चला गया। कोई बारात नहीं जाएगी, क्यों, मैं इसके घर बारात लेकर नहीं जाऊंगा बल्कि मेरा वकील तलाक के पेपर्स लेकर जाएगा, उसने इंतहाई इत्मीनान भरे अंदाज में गोया हुमायूं के सर पे कोई धमाका किया था। जारी है। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।